मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग देश की राजनीति को बकरा मंडी की तरह ही करना चाहते हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता राजेंद्र राठौड़, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग सरकार गिराने का खेल खेल रहे हैं और अपने आका अमित शाह की नजर में कौन खास बने, इस होड़ में लगे हैं। सीएम ने कहा कि देश भर में राजनीतिक अस्थिरता लाने के लिए भाजपा नेता ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया की तरह के लोगों की कांग्रेस में जगह नहीं है। ये सतीश पूनिया जी हो, राजेंद्र राठौड़ जी हो, ये जिस प्रकार का खेल खेल रहे हैं राजस्थान के अंदर सरकार को गिराने के लिए अपने केंद्रीय नेताओं के इशारे पर, ये तमाम बातें जनता के सामने आ चुकी है, जनता समझ गई है। सीएम गहलोत ने कहा कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, राजस्थान में पूरे 5 साल कांग्रेस की ही सरकार चलेगी और अगली बार के लिए भी हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक बार फिर कांग्रेस सूबे में सरकार बनाएगी। मोदी शाह का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। कोरोना काल में सरकार गिराने की कोशिश करने वालों को जनता जरूर सबक सिखाएगी। वहीं सीएम ने कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर कहा कि पार्टी ने जिनको सब कुछ दिया, अगर उनमें से कोई गद्दार निकल जाए तो जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। जो पार्टी के नाम जीत के आए हैं, पार्टी ने उनको पहचान दी है, पार्टी ने बड़े बड़े पद दिए हैं, एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, मंत्री बना दिया, सब कुछ कर दिया। अब अगर हम गद्दारी करते हैं तो राजस्थान जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। गहलोत ने कहा कि हम कोरोना के दौरान जीवन बचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग कर सरकार गिराने का काम कर रहे हैं। सीएम ने गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि राजस्थान में बीएसपी के कांग्रेस में मर्ज होने पर किसी भी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। उधर भाजपा भी सीएम गहलोत के इन आरोपों के बाद आक्रामक हुई है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी ही गहलोत को डरा रही है। गहलोत के इन आरोपों को सिरे से भाजपा ने खारिज किया है। मैं पिछले दिनों की जो गतिविधियां देखता हूं, राज्यसभा चुनाव से लेकर और आज तक, 1.25 साल की सरकार की विफलता को छुपाने के लिए, कोरोना के प्रबंधन में फेल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर, बीजेपी पर और हम लोगों पर आरोप लगाने के अलावा कोई काम उन्होंने नहीं किया। जो आश्वासन उन्होंने दिए होंगे उन लोगों को कि तो हम ये करेंगे, अब करना उनको बहुत कठिन पड़ रहा है और इसके कारण से उनका जो असंतोष अंदर ही अंदर उभर रहा है। एक दूसरा यह है कि उनकी पार्टी में ही जो आपस में माथा फूट रहे हैं। आप ये बता दो कि अगर कांग्रेस पार्टी, जिसको 107 सीटें हैं, अगर वो एकजुट है तो फिर घबराने की क्या आवश्यकता है। ये भयक्रांत और बौखलाए मुख्यमंत्री जी इसलिए हैं कि इनके खुद के कुनबे में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस रूपी जहाज के पैदे में इतना बड़ा सुराख हो गया है, उसमें बड़ी तेजी से पानी भर रहा है। बहरहाल पूरे प्रकरण की जांच एसओजी के पास है। कुछ लोग इस कार्य में लिप्त हैं कि वर्तमान सरकार जो लोकतांत्रिक तरीके से गठित है तो उसको किसी प्रकार से अस्थिर करें। तो इस संदर्भ में ये अभियोग पंजीबद्ध किया गया। अब एफआईआर दर्ज करने के बाद जो 2 जिनके नंबर इंटरसेप्शन पे थे, उनको कल उनके अलग अलग स्थानों से लेकर और यहाँ पे भी सुबह जयपुर लाया गया है और अब उनसे पूछताछ होगी। ऐसे में प्रदेश का सियासी घमासान फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
आपका, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के उस सियासी तूफान की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाजपा पर आरोप के बाद सियासी तूफान राज्य में आना लाजमी है। बीजेपी ने भी पलटवार किया है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रेस ब्रीफिंग के जरिए कहा है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। यह बात पहले राज्यसभा चुनाव, लेकिन लगता था कि राज्यसभा चुनाव के बाद शायद ये तूफान थमेगा, लेकिन अब एक बार फिर ये ज्वालामुखी की तरफ फटता नजर आ रहा है। क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन सियासी पारा जरूर चढ़ गया है। और दूसरी तरफ बीजेपी साफ कह रही है कि गहलोत तनाव में है, विचलित हैं और वो उजूल फजूल बयान दे रहे हैं। क्या मायने इन तमाम बयानों के, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या वास्तव में खरीद फरोख्त की जा रही है? एसओजी अपने स्तर पर जांच कर रही है। एसओजी ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो एफआईआर दर्ज की है। और आप स्क्रीन के जरिए तमाम फैक्ट्स को आप हमारे ग्राफिक प्लेट के जरिए आप देख भी रहे होंगे। और इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए श्याम सुंदर शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। भाजपा विधायक रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत जी हमारे साथ जुड़े हैं। निर्दलीय विधायक रामकृष्ण मीना साहब जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले श्याम जी आपके पास आना चाह रहा हूं। ये आरोप अचानक जो बढ़ते जा रहे हैं और मुख्यमंत्री का आरोप लगाना क्या इंगित करता है? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से राजस्थान में खरीद विरोध और सरकार गिराने का, साजिश रचने का जो कुछ मामला आपने 20 दिन पहले सुना था, उसके बाद कांग्रेस के विधायक बाड़ेबंदी में रहे और सारी बातें हुई और लग रहा था कुछ न कुछ एसओजी में मामला दर्ज कराने की बात, एसीबी में मामला दर्ज कराने की बात सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने की। और उसके बाद विशेष अधिकार हनन का मामला संयम लोढ़ा ने दर्ज कराया। फिर बीजेपी के 10 विधायक, प्रतिपक्ष के नेता ने साइन करके भी कल दर्ज करा दिया सीएम के खिलाफ। मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा था। कुछ चीजें जिस प्रकार से आज चीजें खुलासा हुई, सामने आई, मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, मुख्यमंत्री जी को कुछ बातें सामने लानी पड़ी और बहुत सारी चीजें उन्होंने सीधा फिर वही आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के नेता, जिसमें सतीश पूनिया का नाम उन्होंने खुलकर के सामने लिया, राजेंद्र राठौड़ का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इनके इशारे पर विधायकों की क्रोध और सारी बातें हो रही थी और उससे बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा कि ये हमने इनकी साजिश को कामयाब नहीं हो। लेकिन आप फिर उसके बाद देखिएगा कि श्याम जी इसके मायने क्या है? अचानक मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि पूरा देश, दुनिया कोरोना से जूझ रही है, लेकिन राजस्थान में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो इसे किस तरह से देखा जाए? अचानक मुख्यमंत्री का आरोप लगाना, एसओजी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले ही माना जा रहा था कि शायद राज्यसभा चुनाव के साथ तमाम चीजें जो हैं वो बंद हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एसओजी ने अपनी जांच शुरू कर दी। अशोक राठौड़ ने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को उनको बोला भी है कि आप बयान देने के लिए कब उपस्थित हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे ये पूरा जो प्रक्रिया जुड़ रही है, इसको लेकर के मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए योगेंद्र जी, आप क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को नोटिस देकर के एसओजी बुलाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं, ये बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि विधानसभा अध्यक्ष एसओजी को भी कॉल करेंगे और उसके तहत मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री को, प्रतिपक्ष के नेता को, उसके अलावा जितने विधायक हैं जिन्होंने विशेषाधिकार हनन का मामला दिया है, उनको बुलाया जा सकता है। ये चीजें विधानसभा के अंदर आ जाएगी अभी, क्योंकि एसओजी जांच कर रही है। ठीक है, जांच करने के बाद कुछ चीजें उजागर कर दी है, 2 लोगों को अरेस्ट किया है और अरेस्ट के आधार पर उनकी बातचीत को सामने लाया गया है, जिसमें एक तो इनका प्रदेश कार्यकारिणी। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास, मैं वापस आपके पास पहुंचूंगा। रामलाल जी के पास जाना चाहूंगा। रामलाल जी, आरोप बड़ा गंभीर है और मुख्यमंत्री ने सीधा हमला बोला है आपकी पार्टी के 3 नेताओं पे, केंद्रीय नेतृत्व पे, और साफ साफ कहा है कि लोगों को एडवांस दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बाकी का सरकार गिरने के बाद दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री के स्तर पर अगर ये बयान दिया जाता है तो मुझे लगता है कि राजस्थान की राजनीति के लिए बड़ी गंभीर बात है। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार होने के उपरांत भी कांग्रेस के विधायक असंतुष्ट हैं।
और असंतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि आज जिस तरीके से ये 1.5 साल गुजरा, इन 1.5 सालों के अंदर विधायकों को भी जनता को जवाब देना पड़ता है और उसकी असंतोषता की वजह से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के मुख्यमंत्री महोदय अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए राजस्थान के आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं ये कहूं कि अपने असंतुष्ट विधायकों को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर ये भी हो सकता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस प्रकार के हथगड्ढे में कभी विश्वास नहीं रखती है। 8 या 9 तारीख को एक बयान आता है, मुख्य सचेतक एसओजी के अंदर परिवाद देते हैं कि इस तरीके से हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यही महेश जोशी जी कहते हैं कि 19 तारीख से पहले हम जनता के सामने सारे तथ्य लेकर आएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों को तोड़ने का काम कर रही है। वो 19 तारीख जाने के बाद में भी 21 दिन और चले गए, लेकिन अभी तक तो बहुत उनके तथ्य सामने आए नहीं। जब एसओजी के द्वारा नोटिस दिया जाता है महेश जोशी जी को कि आपने जो परिवाद दिया है उस परिवाद के अंदर कोई सत्यता है या आपके पास कोई प्रमाण है, तो आप एसओजी के कार्यालय आके और वो प्रस्तुत करें। तो उस समय महेश जोशी जी कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, और दूसरे दिन जिला कलेक्टर जयपुर की जो मीटिंग होती है उस मीटिंग के अंदर वो उपस्थित होते हैं। एक दिन पहले उनकी तबीयत खराब रहती है, दूसरे दिन उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। इसमें सीधा योगेंद्र जी मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे के ऊपर विफल है। कोविड के अंदर भी ये सरकार अपने आप को भीलवाड़ा का मॉडल प्रस्तुत करने की बात कहती है, लेकिन रामगंज के अंदर आके वो मॉडल भी फेल होता है। सिर्फ जनता को समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। बाकी इन बातों के अंदर कोई सत्यता नहीं है। अगर सत्यता है तो वो सामने लेकर आए। और दूसरी बात मैं योगेंद्र जी एक चीज और कहूंगा, एक तरफ इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के पहले विधायक रहे, अब की बार निर्दलीय जीत कर रहे संयम लोढ़ा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर विशेषाधिकार के बात करते हैं। जब 35 करोड़ की आरोप कांग्रेस के जिनको मुखिया कहें या मुख्यमंत्री वर्तमान के अंदर है वो कहते हैं, तो वो विशेषाधिकार हनन के दायरे के अंदर नहीं आते हैं। जब इस तरीके के आरोप आप खुद चला के लगा रहे हो तो आपको भी कम से कम ये इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं उस बात के ऊपर हम स्टैंड रखने का काम करें। दूसरी तरफ योगेंद्र जी एक बात जो हम सबके सामने आ रही है, हमें पता है एसओजी के पास कुछ प्रमाण ऐसे हैं, क्या जैसा अभी राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने भी आरोप लगाया है कि क्या विधायकों के मोबाइल को टेप करना या उनको सर्वेलेंस के ऊपर रखना, क्या ये विधायक के विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में नहीं आते? आप कहते हो कि हमारे विधायकों से बात हुई है, वो सबूत एसओजी के पास है, तो एसओजी किसके आधार के ऊपर विधायकों के मोबाइलों को सर्वेलेंस के ऊपर लेकर उनको रिकॉर्ड करने का काम कर रही है? क्या ये विधायकों के विशेषाधिकार हनन नहीं है? रामलाल जी एक बात बताइए मुझे, अक्सर ये देखा जाता है बीजेपी जब सत्ता में होती है तो कांग्रेस पे आरोप लगाती है, कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी पे आरोप लगाती है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जांच एजेंसियों के माध्यम से डराया धमकाया जा रहा है। ये अक्सर आरोप हम सुनते हैं, इसकी क्या सच्चाई है? देखिए योगेंद्र जी, आज जो हालात पूरे प्रदेश के हैं वो आपके सामने हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। इनको प्रमाण पत्र इन्हीं के विधायक दे रहे हैं। भरत सिंह जी कुन्नर ने सार्वजनिक रूप से पत्र लिख के भी सार्वजनिक प्रेस मीडिया के सामने भी ये बात कही है कि भ्रष्टाचार की जो गंगा बह रही है वो गंगा एक स्थान के ऊपर आके रुकती है, दूसरे स्थान के ऊपर वो गंगा शुरू हो रही है। इन्हीं के मलिंगा जी ने सरकार के भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाए, कई अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए। इन्हीं के दानिश अब्बार ने बजरी माफियाओं के ऊपर आरोप लगाए। इन्हीं के विधायक पृथ्वी सिंह जी ने विधानसभा के पटल के ऊपर कहा कि सरकार एक पैसे का काम नहीं कर रही है। तो इनके विधायकों की असंतुष्टि है, पावर सेंटर इनके खुद के 2 बने हुए हैं और अपनी पार्टी की जो फूट है उस फूट को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाकर ये बचने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कृत्य में ना कभी विश्वास करती थी ना कभी करेगी। जी श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। जांच एजेंसियों को हर बार कोर्ट किया जाता है, जब अपोजिशन में बीजेपी होती है तो कांग्रेस पे आरोप लगते हैं, कांग्रेस अपोजिशन में होता है तो बीजेपी पे आरोप लगते हैं, और ये कहा जाता है कि विधायकों के नेताओं के जो टेलीफोन है मोबाइल है वो सर्विलांस पे लगाए जा रहे हैं और उसके अलावा उनकी पीछा किया जा रहा है, जांच एजेंसियों के माध्यम से डराया धमकाया जा रहा है। ये अक्सर मैं आरोप सुनता हूं। क्या वास्तव में जांच ये केंद्र के साथ भी की जाती है, स्टेट्स में भी किए जाने लगा है? तो क्या वास्तव में जांच एजेंसियों का काम सिर्फ ये रह गया है कि वो सरकारें बचाएंगे, सरकार बनवाएंगे, सरकार गिरवाएंगे, ये काम रह गया? देखिए योगेंद्र जी, जब आपके सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में क्या कहा था और कब कहा था, तो ये बातें तो जब सुप्रीम कोर्ट अगर कह सकता है तो बाकी लोगों का कहना तो सामान्य है। सुप्रीम कोर्ट जब कह सकता है कि सीबीआई तोता है, जैसा उसको पढ़ाया जाता है, जैसा समझाया जाता है वो बोलता है। अब यहाँ पर ये राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब जब घनश्याम तिवारी जी
हुआ करते थे शिक्षा मंत्री। वसुंधरा जी पर जो आरोप लगे थे, रामलाल जी भी विधायक थे उस समय, ये बता सकते हैं कि इनके टाइम में भी ये आरोप लगा करते थे, अब ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन गंभीरता का विषय का अब यहाँ ये आता है कि एसओजी ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है और दोनों की टेलीफोन डिटेल आई है, जिसमें एक तो इनका कार्यकारिणी का, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी रहा है और सीए भी है। उसके बाद उन्होंने एक ने टिकट भी मांगा था, जो ब्यावर से है, उन्होंने टिकट भी मांगा था। तो ये इस्टेब्लिश हो रही है। और 2 आज एसीबी ने 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ पी दर्ज की है और उसमें ये बताया है, अभी मैं देख रहा था, त्रिपाठी जी जो बता रहे थे कि उन्होंने बांसवाड़ा में रह करके बातचीत का जिक्र किया है और वहां पर उनको बताया है कि ये सारी बातें। तो अब ये, क्योंकि जब ये चीजें सारी एसीबी और एसओजी ने जब तथ्यात्मक रूप से पत्रों के माध्यम से और सारी चीजें ले आए हैं और ये सारा मामला जब सामने आ जाएगा और दोनों ही पार्टियों के माध्यम से देखिएगा, लेकिन निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने मामला दर्ज कराया है विशेषाधिकार हनन का, कांग्रेस की तरफ से नहीं है। अब दूसरी तरफ से बीजेपी ने, क्योंकि ये मालूम था कि प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन आ गया है कि उनको प्रस्तुत होना पड़ेगा क्योंकि सदन की सदस्य है, तो उन्होंने इनके बचाव में आकर के खड़े हुए और एक साथ प्रतिपक्ष के नेता सहित 10 विधायक है जिन्होंने हस्ताक्षर करके दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सबको अधिकार है, दे सकते हैं विशेषाधिकार के हनन, वो स्वागत करेंगे, उन्होंने विरोध नहीं किया। अब रामलाल जी कह रहे हैं क्योंकि सदन का मामला है, सदन में प्रतिपक्ष का भी अधिकार इतना ही होता है जितना सत्ता पक्ष का होता है। अब क्योंकि तथ्यात्मक रूप से चीजें पेश होगी, अब सदन में चर्चा भी हो सकती है, क्योंकि उसके पहले विधानसभा अध्यक्ष उस तथ्यों का बाकायदा परीक्षण करेंगे, वो उनके पास सारे साधन है, वो सरकार के किसी भी विंग को बुला करके पूछताछ कर सकते हैं, तथ्य जुटा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती क्योंकि सदन सरकार भी सदन के निहित है। तो ऐसी स्थिति में अब बहुत पेचीदा मामला होगा। आप देखिए आने वाले समय में जब देखिएगा कि आज तो आप जो भी है सारी बातें, हो सकता है कि विधायकों के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाए तो इस्तीफा देने की बात भी आ जाए। बहुत सारे 3 निर्दलीय विधायकों के ऊपर जिस प्रकार का आरोप लगा है और जो कुछ हुआ है तो उसमें डगमगाने की स्थिति होगी, क्या होगा, बहुत सारी पेचीदगी आएगी। तो निश्चित विधानसभा का लेकिन श्याम जी, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि चेहरे बदल जाते हैं सत्ता के, अपोजिशन के, लेकिन आरोप मुझे लगता है कि वही स्टैंड करते हैं। जांच एजेंसियों पे उंगली केंद्र से लेकर के राज्यों तक उठ रही है कि दबाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जा रहा है, उनका मिसयूज किया जा रहा है, उनके माध्यम से सरकार अपना प्रभाव डालना चाहती है, दबाव डालना चाहती है। ये हर बार हम सुनते हैं, इनकी कितनी सच्चाई है? अब देखिएगा, जब केंद्र सरकार ने सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी पर जिस फाउंडेशन को लेकर के ईडी का मामला दर्ज हुए, सारे मामले हुए हैं, तो ये क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि आज क्यों दर्ज हो रहे हैं, मामला पुराना है, पहले भी दर्ज हो सकते थे। आज जैसे रामलाल जी कह रहे हैं कि आज विधायकों के खिलाफ पी दर्ज क्यों दी हो रही है, एसओजी क्यों दर्ज कर रही है, तो ये सारी बातें जब ये आरोप लगा रहे हैं केंद्र पर, देखिए मुख्यमंत्री लगा रहे केंद्र के पर ईडी का, सीबीआई का और इनकम टैक्स का, तीनों का आरोप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने लगाया। वो इसलिए लगाया कि उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार, जिस सरकार की गतिविधियां हो रही है, आज यूपी के इलेक्शन आएंगे, सारी बातें होंगी, तो प्रियंका को दबाने के लिए बंगला खाली कराने का नोटिस देना, ये करना, ये सारी टैक्टिक्स होती है कि सरकार के पास। लेकिन राजस्थान में बीजेपी का आरोप है कि एसओजी एसीबी के माध्यम से डराया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ केंद्र में ये कर रहे हैं तो बीजेपी निश्चित रूप से यहाँ पे भी, क्योंकि सरकार है, सरकार साधनों का सदुपयोग करती है। ऐसा हो रहा है क्या? अब आप जैसे ही आरोप लगा रहे, अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रतिपक्ष के नेता या इनके प्रदेश अध्यक्ष या रामलाल जी आरोप लगाएंगे, क्योंकि ये सत्ता में नहीं है राजस्थान में अशोक गहलोत है, तो अशोक गहलोत की सरकार के ऊपर आरोप भी लगेंगे, क्योंकि अधीन किसके है, मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं और मुखिया भी हैं प्रदेश के, तो निश्चित रूप से जब वो प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाएंगे। रामलाल जी के पास जा रहा हूँ, एक बार रामलाल जी के पास जा रहा हूँ। रामलाल जी, इसमें कुछ सच्चाई है कि एसओजी और एसीबी के माध्यम से डराया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, धमकाया जा रहा है, क्या महज एक आरोप पहले जैसे लगते हैं, एक बार फिर आरोप उसी तरह से लग रहा है? देखिए योगेंद्र जी, जब मुख्यमंत्री महोदय ने एक बात स्पष्ट की कि जो हमारे पास एविडेंस है, उस एविडेंस के अंदर वार्ता हो रही है और वार्ता के आधार के ऊपर हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो वार्ता
फोन से ही होगी और फोन की इनके पास एविडेंस है। मैंने क्वेश्चन जो पुट किया वो ये है कि क्या सरकार को ये अधिकार है कि विधायकों के मोबाइलों की सर्वेलेंस में लेकर उनकी रेकी की जाए, उनकी रिकॉर्डिंग की जाए, उनकी बातचीत को रिकॉर्डिंग की जाए? तो ये प्राइवेसी जो विधायकों की है, ये विशेषाधिकार विधायकों का है, उसका हनन नहीं है क्या? या सरकार के पास अन्य कोई एविडेंस है तो वो सामने लेकर आए कि हमारे पास ये एविडेंस है। सिर्फ जो आज तीनों ही विधायकों का स्टेटमेंट है कि हमारे को जनता का विकास करना है, विकास के लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार के पक्ष में, चाहे राज्यसभा की बात हो तो भी मतदान कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी हम सरकार के पक्ष में खड़े हैं, और फिर उन्हीं विधायकों के खिलाफ आप मुकदमे दर्ज कर रहे हो। तो ये बात स्पष्ट है कि सरकार भय दिखाकर, डर दिखाकर और किस तरीके से दूसरे को आतंकित करने का काम जो कर रही है वो अनुचित है, गलत है। सरकार के पास अगर तथ्य है, एविडेंस है, तो उनको सामने लेकर आना चाहिए, जनता के सामने लेकर आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से योगेंद्र जी राजस्थान के अंदर कांग्रेस के दो धड़ों के अंदर बटी हुई कांग्रेस है और उन दो धड़ों की सीट्स की लड़ाई चल रही है कि बड़ा कौन है, पावरफुल कौन है, किसके दिल्ली में ज्यादा संपर्क है, किसके राजस्थान में ज्यादा संपर्क है, कौन जनता के अंदर ज्यादा पॉपुलर है, कौन पार्टी के वर्कर के अंदर ज्यादा पॉपुलर है, किसके पास पावर सेंटर की ज्यादा नेता संपर्क में है, किसके कम है। तो ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को ये राजस्थान के समस्याओं के समाधान के ऊपर काम नहीं कर रहे, ये तो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और इस तरीके के सनसनीखेज स्टेटमेंट देकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने का काम सरकार कर रही है। जी, रामलाल जी ये भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री के कोरोना का काल है, हम लोगों की जिंदगी बचाना चाह रहे हैं, प्रदेश ने ऐसा मिसाल कायम की, सबसे ज्यादा काम राजस्थान में किया है, हमने तो बात भारतीय की, जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी कोई अस्थिर करने की कोशिश नहीं कर रही है, ये तो अपने कर्मों के आधार पे, अपने दुष्कर्मों के आधार के ऊपर, अपने अकर्मण्यता के आधार पे, जनता के अविश्वास के आधार पे इनको जो डर और भय लग रहा है, अपने डर और भय और अकर्मण्यता को छिपाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। इन आरोपों में कोई सत्यता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक इन आरोपों से कोई नाता भी नहीं है। जी श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा, कोरोना का जिक्र भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री साथ में कि कोरोना के दरमियान आगे बढ़ करके विपक्ष के नेताओं को बुलाया गया, विपक्ष के नेताओं ने आकर के बातचीत भी की, धर्मगुरुओं को भी बुलाया। हम चाहते हैं कि जिंदगी बचे, राजस्थान दुनिया में एक मिसाल कायम करे, लेकिन साथ में बीजेपी इसी आड़ में एक खेल खेल रही है। उन्होंने गुजरात उदाहरण दिया कि 7 MLA हमारे तोड़ लिए, महाराष्ट्र में जो शपथ ग्रहण हुआ उसका जिक्र किया, मध्य प्रदेश का जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में लगे रहे और बाकी हम लोग कोरोना से लड़ते रहे। तो कुछ इस तरह के उदाहरण दिए। उसे देखते हुए मुख्यमंत्री का ये सीधा आरोप है प्रधानमंत्री और अमित शाह पे कि वो इस तरह का खेल खेल रहे हैं। जैसे मैंने एडवांस की बात भी कही कि उन्होंने सीधा आरोप भी लगाया कि कुछ लोगों को एडवांस दिया गया है, दिया जाने का प्रलोभन दिया जा रहा है और कुछ लोगों से कहा जा रहा है कि आप भी बाकी के पैसे सरकार गिरने के बाद में। मुख्यमंत्री अगर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री होते हैं, वो कांग्रेस के सीनियर लीडर के नाते नहीं, मुख्यमंत्री के नाते, और अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि एक आम नेता और उसमें अंतर होना चाहिए। कैसे देखा जाए इसे, इस आरोप को लेके? देखिए योगेंद्र जी, ये निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री अगर कोई आरोप लगा रहे हैं तो उनके पास तथ्य होंगे, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। श्याम जी मैं आ रहा हूं आपके पास में, श्याम जी वापस आ रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सियासी तूफान की। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, या यूं कहें कि सरकार और बीजेपी आमने सामने। श्याम जी आपके पास में था ब्रेक से पहले में, इसे कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, बीजेपी और सरकार आमने सामने, कैसे देखा जाए इसे? देखिए योगेंद्र जी, मैं पहले भी कह रहा था कि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज आरोप लगा रहे थे, वो कह रहे थे, देखिएगा कि
2014 के बाद जिस प्रकार से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस की सरकारों को चुन चुन करके खत्म करने का प्रयास किया, वो मणिपुर, गोवा की बात कर रहे थे, फिर उत्तराखंड की बात करने लगे कि उत्तराखंड में 5 कांग्रेस के जो विधायक थे आज वो बीजेपी के मंत्री हैं। वो फिर कह देते हैं कि मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि हमारे विधायक थे वो बीजेपी में बिना विधायक बने हुए मंत्री बन गए। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना, बहुत सारी चीज गिनाते भी है और सामने घटित होती भी दिखती भी है। तो लगता है कि कांग्रेस का जिस प्रकार से पतन, जिस प्रकार से खात्मा दोनों नेता मिलकर कर रहे हैं, तो वो निश्चित झूठ नहीं बोल रहे। बात तो सही है, रामलाल जी बता दें कि नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, गोवा में हुआ, मणिपुर में हुआ, बहुत सारी जगह बातें कर रहे हैं और सामने दिख भी रहा है, ऐसा नहीं कि। और फिर वहां पे श्याम जी आपके पास वापस आ रहा हूं मैं। ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री का सीधा आरोप भाजपा पे लगाया गया है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का पलटवार है और कहना है कि कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है और मुख्यमंत्री विचलित हैं, इस वजह से कुछ भी बयान दे रहे हैं। नमस्कार योगेंद्र जी। मैं कहना चाहूंगी कि बीजेपी तो इस समय खुद ही ऐसी स्थिति में है कि न तो अपनी बौखलाहट को छुपा पा रही, न अपनी खिसियाहट को छुपा पा रही है। बीजेपी ने पहले भी एक बात खूब कही कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में कुछ बात है, विवाद है। अपने मन से बहुत सारी बातें वो लोग कहते रहते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा पता होता है कांग्रेस के बारे में बजाय अपनी राजनीति के बारे में। जबकि आप लगातार देख रहे हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हो जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं, वो सब साथ लड़के उन्होंने चुनाव लड़ा और यहाँ पर हमने राजस्थान में हमारी सरकार बनाई। आपने राज्यसभा के चुनावों में देखा कि दोनों ने पूरी एकजुटता के साथ, एकता के साथ, मतलब जहां जब समय आता है तब सब दिखाई देता है सबको साफ साफ कि हाँ नहीं भाई सब कुछ ठीक है, अच्छा चल रहा है, उसके परिणाम भी निकल करके आते हैं। लेकिन बीजेपी ये मनगढ़ंत बातें अपनी तरफ से कहती रहती है और उस बात को कहती रहती है। लेकिन आज जब स्थिति ये हो गई, आज तो ये कि सांच को आंच किया, साक्ष्य को प्रमाण, जो सत्य है उसको प्रमाण की आवश्यकता क्या है। आप खुद देख रहे हैं कि 2 व्यक्ति जो है वो पूरी तरीके से बातचीत करते हुए उनकी फोन रिकॉर्डिंग जो है वो मिली है, पता चला है, उन व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पर सरकार को अस्थिर करना है, विधायकों को अस्थिर करना है, यहाँ से इस तरह की बातें करते हुए वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और पिछले 6 साल का अगर आप कार्यकाल उठा करके भी देखेंगे केंद्र सरकार का, जिसमें बीजेपी की सरकार रही है, तो उसमें भी आप लगातार देख रहे हैं, मतलब येन केन प्रकरण, लोकतंत्र का कोई महत्व नजर नहीं आता किसी भी तरीके से। जैसे कहा जाता है ना, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करो हमको तो सत्ता लेनी है। नैतिकता जो है वो पूरी तरीके से खत्म होती हुई नजर आ रही है। बहुमत ना मिले तो भी हमको सरकार बनानी है, बहुमत मिल जाए तो भी हमको तोड़फोड़ करनी है, तो भी हमको सरकार बनानी है। तो एक सत्ता में आने की एक लोलुपता है, एक यूं कहें कि कहीं ना कहीं एक केवल सत्ता पाने की एक लालसा है और उस लालसा को पूरी रामलाल जी इंतजार कर रहे हैं, रामलाल जा रहे हैं और लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास किया। ज्योति जी वापस आऊंगा। रामलाल जी सुना आपने ज्योति जी का कि बेसब्री है, बीजेपी सत्ता से बाहर रहना नहीं चाहती है। देखिए योगेंद्र जी, अगर खुद का सिक्का अगर खोटा है तो उसमें बीजेपी क्या करेगी। विधायक अगर टूट रहे हैं तो आपकी अकर्मण्यता की वजह से, आपकी कमजोरियों की वजह से, आपकी नाराजगी की वजह से। रामलाल जी विधायक टूट रहे हैं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, ये जिन प्रदेशों का नाम ले रहे हैं, गुजरात का नाम ले रहे हैं, मध्य प्रदेश का नाम ले रहे हैं, अरुणाचल का नाम ले रहे हैं, गोवा का नाम ले रहे हैं, तो आपके विधायक टूट रहे हैं तो इतने कमजोर क्यों है? और आपके कुछ न कुछ तो ऐसा असंतोष जरूर है आपकी पार्टी के अंदर कि आपकी पार्टी के विधायक आपके अंदर विश्वास नहीं रख रहे। उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? और जिस तरीके के हालात राजस्थान के अंदर बने हुए हैं, ठीक है, मीडिया के में बोलने के लिए और सार्वजनिक मंचों के ऊपर बात करने के लिए अपन ये कह सकते हैं कि नहीं साहब हम एक मत हैं, एक मुखी हैं, लेकिन जिस तरीके से आपके विधायक सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपके विधायक भ्रष्टाचार के आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, आपके डीजीपी रैंक के रहे हुए एक विधायक जिसको एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी धरने के ऊपर बैठना पड़े, तो ये बीजेपी के कहने से तो बैठ नहीं रहे। मेरे ख्याल से इतना विवेक तो उनके अंदर, खुद के अंदर भी है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या असंतोष आपकी पार्टी के विधायकों के अंदर है? अगर उनकी नाराजगी आप दूर करोगे मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़िया रहेगा, बजाय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाकर कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास काम करने के लिए बहुत से हैं। इस कोविड के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितना कार्य किसी ने नहीं किया।
रामलाल जी वापस आ रहा हूं मैं, श्याम जी आपके पास आना चाह रहा हूं। श्याम जी, अक्सर ये कहा जाता है कि ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा या इस तरह से, अभी लेकिन राजस्थान की राजनीति में कुछ लग रहा है कि ड्रामा जैसा है कि कुछ इसमें हकीकत भी है। देखिए योगेंद्र जी, राजस्थान में जिस प्रकार का वातावरण छाया हुआ है, वो अब ये रामलाल जी बार बार कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे इनके भी तो गुट कितने हैं, उन्होंने गुट गिना दिए बहुत सारे, कि राजेंद्र राठौड़ का गुट अलग है, सतीश पूनिया का गुट अलग है, शेखावत जी का गुट अलग है। लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है आरोप प्रत्यारोप, ये केवल एक डिप्लोमेटिक ड्रामा कहें कि वास्तव में इसमें कुछ सच्चाई भी है? देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का मामला दोनों तरफ से दर्ज, उधर से निर्दलीय विधायक ने दर्ज किया है और इन्होंने दर्ज कर दिया है। अब मेरा मानना है कि आने वाले समय में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका बहुत अहम हो जाएगी और वो सरकार के किसी भी हिस्से को बुला करके पूछताछ कर सकते हैं। अब देखिए, एसीबी को अगर बुलाना होगा तो बुला सकते हैं, एसओजी को बुलाना होगा तो बुला सकते हैं, उनके अधिकार बहुत ज्यादा है, व्यापक है। और क्योंकि विशेषाधिकार हनन के मामले में वो किसी को बुला करके किसी प्रकार से भी पूछताछ कर सकते हैं और फिर उसको सदन में लाके चर्चा भी करा सकते हैं और निर्णय भी करा सकते हैं। तो इसलिए आने वाला समय में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चीजें सामने आएगी, जो अभी तक आपने पहले एक बार देखा विधानसभा में, जिस प्रकार से विधानसभा की कमेटी को सूर्यकांत, तो आपको लग रहा है कि पर्दा उठ सकता है कि सच्चाई क्या है इसकी? देखिए, अभी तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, अभी क्या सच्चाई ये तो या तो एसओजी एसीबी की जांच में सामने आएगी या फिर विधानसभा अध्यक्ष अगर अपने स्तर पे जांच करके विशेषाधिकार हनन के माध्यम से, क्योंकि जुड़ा हुआ राज्यसभा से ही है, बयानबाजी से ही जुड़ा हुआ, ये प्रिविलेज जो क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं वो उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब हाँ, ये देखना होगा कि अब इसकी सच्चाई क्या है। ज्योति जी कुछ कह रही हैं जी। नहीं, मैं ये कह रहा था योगेंद्र जी, इसके अंदर आरोप प्रत्यारोप की बात तो रही ज्योति जी एक बात ज्योति जी हाँ बोले, श्याम जी करीब। मैं ये कह रहा था कि एसीबी के डीजी आज उन्होंने, आलोक त्रिपाठी ने स्पष्ट कर दिया, पी दर्ज की है, एसओजी के एडीजी ने कर दिया कि मामला सामने आ गया। तो बहुत सारे मामले ये, क्योंकि अब तक तो केवल हवाएं थी, अफवाहें थी, लेकिन अब क्योंकि एसओजी ने कह दिया है ऐसा ऐसा हुआ है, एसीबी ने कह दिया ये कुछ हुआ है, तो घटना तो कुछ हुई है, इसका मतलब ये तो साफ हो रहा है। ये पेचीदा होगा, मामला और बढ़ेगा और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किस स्तर पे जाएगा, क्या होगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत देखिए, आने वाले समय में बहुत सारी चीजें सामने आएगी और पता नहीं कौन से विधायक अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे। आ रहा हूं वापस। ज्योति जी कुछ कह रही हैं जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि अब तक आप जो बात कर रहे थे कि आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे, जबकि आप इस पूरे मामले में अगर देखेंगे तो पहले दिन से केवल आरोप नहीं लगाए जा रहे। कांग्रेस की तरफ से ना तो बीजेपी का नाम लेकर के आरोप लगाया गया, तो खुद बीजेपी ने अपने ऊपर ले लिया। जब हमारे माननीय मुख्य सचेतक महेश जोशी जी के द्वारा जब शिकायत दर्ज की गई, तब भी उनके द्वारा ये किया गया कि उन्होंने कोई आरोप लगा करके मीडिया में आगे केवल आरोप नहीं लगाया, शिकायत, बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई, चाहे वो एसओजी हो चाहे वो एसीबी हो। और अभी भी जो बात सामने आ रही है तो उसमें एसओजी के पास सामने प्रूफ आए हैं, साक्ष्य आए हैं उनके पास पूरा कंप्लीट, उन्होंने पूरी बातचीत को सुना है और सुन करके फिर उन्होंने उस पे जो है वो एफआईआर दर्ज की है। तो ऐसी स्थिति में जब सब कुछ स्थितियां सामने नजर आ रही हैं, जब सच्चाई सामने नजर आए, तो इसमें आरोप प्रत्यारोप वाली कोई बात ही नहीं रह जाती है। अब तो मुझे लगता है कि बीजेपी को भी एक बार सोचना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। अभी भी रामलाल शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस अपनी चिंता करे, इनके विधायक क्यों टूट करके आ रहे हैं। अगर आप प्रलोभन दे रहे हैं वो सही है, आप टूट करके क्यों आ रहे हैं उस चीज को आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी बात आपको ये कह रही हूँ, राजस्थान में तो फिर भी ये स्थिति हुई कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और यही खिसियाट रही इनकी। इन्होंने भरसक प्रयास किया यहाँ पर, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता कहे, हमारे विधायकों की यहाँ पर कटिबद्धता कहे, लेकिन बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई, इसलिए आज खिसिया रही है। इसलिए इनके द्वारा वो विशेषाधिकार हनन के मामले सामने की बात की जा रही है। लेकिन अब तो आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं, अब तो साक्ष्य सामने आ गए, प्रमाण सामने आ गए, कहते हैं ना सांच को आंच क्या वाली बात सामने आ गई। प्रमाण क्या है ज्योति जी? अभी प्रमाण क्या है? ये तो देखिए, जांच, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जांच चल रही है, प्रमाण क्या सामने आए? आरोप है अभी तक, तो प्रमाण क्या? किसी से लेन देन की बात सामने आ रही है? हाँ बिल्कुल, जो बात सामने आ रही है उसमें लेन देन की बात सामने आ रही है कि हाँ विधायकों से ये संपर्क करना है, ये करना है, ये सब चीजें सामने आई हैं। जो पूरी रिकॉर्डिंग, जो सर्विलेंस की, जो हमको भी मीडिया के माध्यम से पता चली है, उसमें स्थितियां सामने। अब तो सिर्फ ये है कि उनका बॉस कौन है, ये बात है जो उनसे पूछताछ के द्वारा निकलवानी है, जो उनसे बात करनी है। तो स्थितियां जब इतनी विकट, आप तब बीजेपी किसी भी गलत काम को, बीजेपी ऐसा कह रही है कि हम तो चोरी करेंगे, क्यों
क्यों खुले छोड़ रहे हो? आप दरवाजे खुले छोड़ोगे तो हम तो चोरी करेंगे। रामलाल जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात। नहीं हो सकता, दरवाजे चाहे खुले हो चाहे बंद हो, चोरी करना हमेशा गलत ही होता है। 2004 के संशोधन के बाद कोई भी विधायक किसी भी पार्टी के अंदर अगर ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त होने वाला संशोधन कहा गया था। यदि पार्टी पूरी मर्ज होती है, अगर पार्टी कोई मर्ज होती है तो वो विधायक उसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन उसके उपरांत भी आप ही के मुख्यमंत्री महोदय ने पिछली बार भी बहुजन समाज पार्टी की बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति के, बिना पार्टी को मर्ज किए हुए विधायकों का समर्थन ले रखा है, और अब की बार भी हमने आपत्ति दे रखी है। अगर कांग्रेस पार्टी के मुखिया, कांग्रेस पार्टी इतनी पाक साफ है तो स्पीकर को कहकर उसका फैसला कराइए ना कि बिना पार्टी मर्ज किए हुए सभा के विधायकों को आपने भ्रष्टाचार करके प्रलोभन देकर उनको बढ़िया सपने दिखाकर आपने जिस तरीके से विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया है, क्या ये उचित है या अनुचित है? आप खुद के आचरण को देखने का काम करें कांग्रेस पार्टी ज्योति जी, उसके बाद में दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का काम करें कि आपका जो करते हैं क्या वो करते हैं संवैधानिक तरीके से सही है? समझ ही नहीं आ रहा। हमने शिकायत बीजेपी का नाम लिया ही नहीं था, बीजेपी स्वयं ही कूद पड़ी उसमें, जैसे हम उन्हीं पर आरोप लगा रहे हो। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात नहीं है। समाज पार्टी के 6 विधायकों को कांग्रेस ज्वाइन करवाई, क्या उसको मर्ज करने से पहले एक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति या उसकी पूरी पार्टी को मर्ज करने का काम किया? जो संविधान के संशोधन के उपरांत जो परिस्थितियां पैदा हो रही है, असंवैधानिक है तो निश्चित रूप से आपको उस दिशा में संवैधानिक है तो आपके स्पीकर हैं, आपकी पार्टी के स्पीकर हैं, उनसे आप फैसला करें ना। इस बार भी नहीं करा, इसका फैसला तो करेंगे वो जो मर्ज किया गया वो सही है, आप ये फैसला कराएं, या ये फैसला कराएं जो मर्ज की गई है वो अनुचित है, गलत है। आप फैसला तो कराइए ताकि उसके सेकंड स्टेप हम सब उठाएं। रामलाल जी, वो तो आपने भी सर्व समर्थन दिया था विधानसभा अध्यक्ष बनाते हुए, तो अब कांग्रेस के कैसे हो गए विधानसभा अध्यक्ष? हाँ, ये तो अगर इतना संवैधानिक था तो आपको पता कोर्ट में जाकर के, माननीय न्यायालय में जाकर के संवैधानिक तौर पे जो भी कार्रवाई वो किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ रहता है, वो आपकी बात कम मानेंगे, आपकी बात ज्यादा मानेंगे। लोकतंत्र की हमसे कम ज्योति जी, आपकी बात अगर वो मानने के लिए तैयार है तो आप कहिए कि उसे जो हमने अपील दी है उनको उसके ऊपर फैसला तो करें। विधानसभा में कई मौके आए बीजेपी के। श्याम जी, इस वक्त हमारे साथ विजय वर्मा जुड़े हुए हैं मुख्यमंत्री निवास से विजय जुड़े हैं। जरा एक बार मुख्यमंत्री निवास की स्थिति का लेते हैं जायजा। वहां बड़ी चहल पहल है। विजय, मुख्यमंत्री निवास पर आप इस वक्त हैं, किस तरह की स्थिति है वहां पे? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के बाद सुना है कि गहमागहमी बढ़ गई है, किस तरह की चहल पहल है वहां? देखिए, बिल्कुल गहमागहमी बढ़ गई है और निश्चित तौर पर नजर आ रहा है जो तमाम जो मंत्री हैं राज्य सरकार के और विधायक हैं उनकी आवाजाही लगातार जारी है। और कुछ विधायकों को अभी, निर्दलीय विधायकों को अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी हाल ही बुलाया। रामकेश मीणा यहाँ पर पहुंचे हैं, जोगेंद्र रवाना और जो बीएसपी के जो विधायक रहे जो राजेंद्र गुढ़ा समेत कई विधायक यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने जो तमाम जो घटनाक्रम है इस पर भी बयान जारी किया है। उन्होंने जो बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उनको कसाई तक कह दिया और कहा कि जो इस तरह की अमानवीयता दिखा रहे हैं कोरोना काल में, एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना को लेकर लगातार जो मीटिंग ले रहे हैं और लगातार जो पूरे प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना से राजस्थान के आवाम। विजय, किसी मंत्री से भी बात हुई आपकी जो वहां पे पहुंचे हो, कुछ कह रहे हो इस पे? चलिए, विजय से हमारा संपर्क कट गया है, मैं लौटूंगा आपके पास में। जी श्याम जी, आपके पास में था मैं, कुछ कह रहे थे ज्योति जी और रामलाल जी को सुनने के बाद। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से एसीबी ने 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ पीई दर्ज की है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि जब बांसवाड़ा राज्यसभा के चुनाव से पहले जब ये बांसवाड़ा में थे तो इनसे बातचीत हुई है और लेन देन की बातचीत, वो सारी बातचीत आई है। तो ये चीजें एक डीजी के माध्यम से आज कहना और ये सारी बातें होना, तो ये सब चीजें आप देखिए। श्याम जी, एक बड़ी जानकारी आ रही है। श्याम जी, एक बड़ी जानकारी आ रही है, राजस्थान को जोड़ने वाली सभी सीमाओं पे नाकेबंदी बढ़ा दी गई है। इसके कोई वजह और है या कोरोना माने, किस तरह से देखें इसे? अब क्योंकि पहले भी देखिएगा, जिस दिन बाड़ेबंदी शुरू हुई थी उस दिन भी नाकेबंदी की गई थी और राज्य की सीमाएं सील होने की बात हुई थी, 1 घंटे बाद ढील दे दी गई थी। लेकिन आज क्यों की गई है ये, क्योंकि मुख्यमंत्री बता सकते हैं, क्योंकि निर्णय अधिकार कोई न कोई वो रोज मीटिंगें करते हैं, सारी बातें होती है। लेकिन रामलाल जी हंस रहे हैं। रामलाल जी, अब विधानसभा का मामला बहुत ज्यादा बन गया है, क्योंकि आप भी विधानसभा की कमेटी में नहीं, रामलाल जी, केवल
केवल राजनीति पे ध्यान न दें, केवल सरकार गिराने पे ध्यान न दें। इस समय कोरोना भी एक महामारी के रूप में बहुत बड़ी चिंता का विषय हमारे लिए वो निर्णय करते हैं। इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि आप 1 घंटे पहले सीमाएं सील करोगे, 1 घंटे बाद हम वहाँ कैसे राहत पहुंचा सकते हैं। ज्योति जरा ये देखिए, रामलाल जी आज मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि गुलाब चंद कटारिया जी तो इतने शातिर नहीं है, वो इनकी बातों में नहीं आएंगे, वो मेरी सरकार को गिराएंगे नहीं। वसुंधरा जी के भी पक्ष में बोल गए आज। वसुंधरा जी भी 2 साल से क्यों सक्रिय नहीं है, वो उनके पक्ष में रहे। देखिए दोनों नेताओं को, वरिष्ठ नेता है, दोनों को उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की, उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया किनके ऊपर, नए नेताओं के ऊपर आरोप लगाया। और नए नेताओं के ऊपर उनका अभी अभी नेता बने, वो अपना भाग्य उदय। चले श्याम जी, जब आपने बात ही उठा दी है तो मैं जानना चाहूंगा कि वसुंधरा जी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर लगा अशोक गहलोत का? हाँ, और लगा तो इसके कुछ मायने हैं। देखिएगा कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों वसुंधरा जी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते, इसलिए मुख्यमंत्री जी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और उसी का परिणाम देखिए, उन्होंने बंगला खाली नहीं कराया। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, मैं आपका भाई हूं। इस घटनाक्रम में वसुंधरा जी का क्या रोल है? आप जो जिक्र कर रहे हैं, वसुंधरा जी का कोई रोल है इसमें? देखिए योगेंद्र जी, आज वसुंधरा जी को याद करना, गुलाब चंद कटारिया को याद करना और जिस तरीके से याद करना, उससे लगता है कि देखिएगा उनको दोनों को तो कह रहे हैं कि ये तो नहीं है, तो सरकार को गिराने का, साजिश रचने का आरोप सीधा तौर पर सतीश पूनिया, राजेंद्र सिंह राठौड़ और इनके ऊपर लगा रहे हैं सीधे तौर पर। कटारिया जी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, वो कह रहे वो इनमें शामिल नहीं हो सकते, वो सीधे हैं, अच्छे हैं, और वसुंधरा जी को तरजीह मिल नहीं रही है, इसलिए वसुंधरा जी इस पिक्चर में नहीं है, अलग है। तो उन्होंने सीधे तौर पर नए नेताओं के ऊपर आरोप लगा करके ये कह दिया कि इन नेताओं के कारण केंद्रीय नेता कह रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। केंद्रीय नेताओं के कहने से मुख्यमंत्री जी राजस्थान के अंदर एक सनसनी फैलाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी सत्यता नहीं है। आप आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो पूरी मजबूती के साथ और प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ कि इस तरीके की अफवाहें पहले भी आई है, उसके बावजूद भी 125 एमएलए का इन्होंने दावा किया, 123 एमएलए ने राज्यसभा के अंदर वोट डाले, 2 एमएलए, एक जो कामरेड थे वो नहीं आए वोट डालने के लिए, एक इनके मंत्री जी अस्वस्थ थे उस वजह से नहीं आए। तो जब इनके पास सिर्फ विधायकों की टूटन की कोई स्थिति है ही नहीं, तो इस प्रकार के आरोप फैलाने का सिर्फ समस्याओं से ध्यान भटकाने के अलावा कोई आधार नहीं है, और इन तथ्यों के अंदर कोई दम भी नहीं है। आज नहीं कल आप हकीकत सामने आएगी। तो हकीकत है ये है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ भूमिका। श्याम जी वापस आऊंगा मैं। विजय जुड़ गए हमारे साथ, एक बात विजय जुड़ो। विजय, मुख्यमंत्री निवास पे किसी मंत्री या किसी से बात हुई है आपकी? इन लोगों का क्या कहना है? देखिए बिल्कुल, जो मंत्री राज्य सरकार सीनियर मिनिस्टर हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनसे हमारी वार्ता हुई है और उन्होंने सीधे तौर पर ये जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई जो दिग्गज जो नेता हैं वो इसमें मिले हुए हैं, और इसमें जो नाम नहीं बताया उन्होंने, 2-3 बार उनसे पूछा लेकिन उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया, लेकिन ये कहा कि सभी इसमें पूरी तरह से सम्मिलित हैं और पहले काफी लंबे अरसे से ये तैयारियां चल रही है और 2-3 बार इस तरह की घटनाएं सामने आई है, लेकिन किसी भी तरह से कांग्रेस की जो एकजुटता है वो खत्म नहीं होगी, और अगर कोई किसी तरह का प्रयास कर रहा है तो वो तो फिर से विफल होगा। और कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस में किसी भी तरह का कोई भी कलेश नहीं है, और अगर किसी तरह का कोई क्लेशेस हैं तो उसको कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर सुलझाएगी। इसी तरह जो कुछ जो बीएसपी से जो कांग्रेस में शामिल हुए जो विधायक हैं वो उनसे भी हमारी वार्ता हुई। उनका कहना है कि वे पूरी तरह से जो राजेंद्र कुड़ा, उन्होंने कहा कि 6 के जो विधायक है वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका फेस है, राजस्थान का फेस है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं लगातार, जोगेंद्र अवाना ने कहा कि लगातार जिस तरह का काम कर रहे हैं देश के जो पटल पर उनका नाम है, और इसी की जेलसी के चलते भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रयास कर रही है कि उनके जो विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है, और लेकिन वे किसी भी तरह से इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। जी रामलाल जी, सुना आपने, एमएलए पूरी संक्षिप्त तरीके से कह रहे हैं कि सब लोग एकजुट है, लेकिन एक बात मेरे श्याम जी समझ में नहीं आ रही है। कांग्रेस के एमएलए मंत्री दावा कर रहे हैं कि हम लोग सब संगठित हैं, लेकिन बीजेपी प्रयास कर रही है।
जब संगठित है तो प्रयास का कोई औचित्य बचता है? देखिए, जिस प्रकार से बातचीत में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में विवाद करने की बात कहते हैं, विवाद है, तो मेरे को मानना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी को सत्ता के साथ निश्चित रूप से संगठन के साथ तालमेल बढ़ाना पड़ेगा। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। चाहे बोले केंद्रीय नेताओं को कहे कि वो सचिन पायलट को जिस प्रकार के बयानबाजी कर देते हैं, उसमें कमी आनी चाहिए। आपके प्रभारी हैं अविनाश पांडे को सक्रिय होकर के निश्चित रूप से विधायकों के अंदर कुछ गतिरोध है, उसको समाप्त करना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकमान कहेंगे वो मंत्री में शामिल होंगे, राजनीतिक नियुक्ति होगी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, हाईकमान चाहेगा जब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें लग रहा है कि निश्चित रूप से आने वाले ज्योति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें कांग्रेस संगठित है, सारी बातें हैं, लेकिन दो मेरे छोटे छोटे से सवाल हैं। लगातार यह भी चर्चा है कि कैबिनेट की बैठक नहीं हो पा रही है। दूसरा, समन्वय समिति बनी हुई है पार्टी आलाकमान की ओर से, एक बैठक हो पाई है, उसकी भी दूसरी बैठक नहीं हो पाई है। तमाम अगर ऐसी स्थितियां चल रही हैं, आप लोगों को मालूम भी है, सदस्य सारे समन्वय समिति के ज्यादातर लोग या बुलाए जा सकते थे जब होटल में बाड़ेबंदी की, उस दौरान बुलाया जा सकता था। ये क्या इंगित करता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, लेकिन इस समय देखिए बीजेपी जरूर इस समय पर भी राजनीति करने का प्रयास कर रही है, उठापटक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो है इस समय पूरी तरीके से कोरोना महामारी को लेकर के और पूरी तरह से सतर्क है। आपने देखा भी है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब से कोरोना का लॉकडाउन पीरियड, बल्कि जब से प्रधानमंत्री जी ने लगाया था उसके पहले राजस्थान ने लगा दिया था, तो तब से लेकर के अब तक वो लगातार कोरोना को लेकर के बहुत ज्यादा अपडेट है, बहुत ज्यादा सतर्क है, बहुत ज्यादा संवेदनशील है। इस बात को तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी माना है कि राजस्थान ने जिस तरीके से कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ी है वो काबिले तारीफ है। और ऐसे में उन्होंने हर एक पक्ष, चाहे वो भूखा न सोने की बात हो, श्रमिकों की बात हो, चाहे वो लॉकडाउन में छूट देकर के, ढील देकर के कैसे आगे गतिविधियां हो रही है, इन सब की बात है। तो लगातार मीटिंग्स हो रही, लगातार संपर्क हो रहे हैं। उन्होंने तो हर जने से संपर्क करने का कोशिश किया है, चाहे वो निकाय के प्रतिनिधि हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो हमारे एक्स आर्मी मैन हो। कोरोना की जागरूकता को लेकर के लगातार आप देखेंगे रोज वो किसी न किसी ऐसे समुदाय से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं जो कोरोना को लेकर के जागरूकता भी फैलाए और सरकार की जो राहत देने के काम है उनसे सरकार तक पहुंचाए। तो निश्चित रूप से यही काम कांग्रेस इस समय कर रही है और इसी काम को लेकर के उनकी प्राथमिकता भी है। इसलिए विवाद वाली बात, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं माफी चाहूंगा, तो लगभग यही है, तालमेल होकर के ही आगे की राजनीतिक गतिविधियां समय कम है। कुल मिला के बात यही है कि राजस्थान की सियासत में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। होगा क्या, इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्या वास्तव में खरीद फरोख्त हो रही है या महज एक सियासी ड्रामा है? राजनीतिक दल के लोग चाहे ना चाहे, लेकिन प्रदेश की जनता जरूर चाहती है कि अब इस सच्चाई से पर्दा जरूर होना चाहिए। दो एजेंसी काम कर रही है, उम्मीद है मंजिल तक जरूर ये आवाज पहुंचेगी और वहां से कुछ न कुछ परिणाम सामने आएंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लग रहे हैं, और ऐसे में साफ है देखो। लेकिन अब आगे होता है क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, दीजिए इजाजत। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।